तो हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं कि आज हम मशीन पी वाई क्यू जो गेट का हम जो पी वाई क्यू अपलोड करते हैं, आज हम अपलोड करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक। तो आप सोच लीजिए कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़, अभी तो हमने प्लेलिस्ट नहीं बनाया, प्लीज़ हमने अपलोड किया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज से बचता है अप्रॉक्स 135 डे ऑफ आवर गेट 2026। तो आपकी प्रिपरेशन कैसी है आप कमेंट कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हम बताते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम नहीं बता पाते हैं, तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ हम ये पीडीएफ शेयर करते हैं। वहाँ से आप भी मुझे भी हेल्प कर सकते हैं एंड वी कैन मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग, कह सकता हूँ कि एक अच्छा इन्वायरमेंट बना सकते हैं। चलिए हम विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 से पहले सबसे पहले हमारा एक 300 केवी का ट्रांसफार्मर है और 300 केवी के ट्रांसफार्मर में जिसमें कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 95% इफिशिएंसी जब फुल लोड 0.8 पावर फैक्टर 96% पे क्या होगा हाफ लोड पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 में हमने पिछले वीडियोस में ये इसी का पार्ट है, तो उसमें हमने पीसी और हमने कॉपर लॉस और आयरन लॉस निकाला था। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि मैक्सिमम एफिशिएंसी, क्वेश्चन नंबर हम 41 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम एफिशिएंसी इन द यूनिटी लोड। यूनिटी लोड में हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगा। तो देखिए कि हमने सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने बताया ना कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने कॉपर लॉस और आयरन लॉस निकाला था। कॉपर लॉस 420 और 8.25 ये हमने निकाल के रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप जानते होंगे कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कॉपर लॉस जो होता है PCU इक्वल टू PC² इक्वल टू PCI होता है। ये फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता है कॉपर लॉस में, क्योंकि कॉपर लॉस वेरिएबल लॉस होता है और ये आयरन लॉस होता है, इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। यहाँ से हमें x का फ्रैक्शन मिल गया 0.696। ओके, अब हम क्या करेंगे, यूनिटी पावर फैक्टर पे हमें ये x की वैल्यू पता होगी, यूनिटी पावर फैक्टर, और हमें ट्रांसफार्मर की रेटिंग मालूम है 300 kV है। फिर हम नीचे वही सेम लिखेंगे एंड देन यहाँ पे 2 PI हमने लिखा। क्यों 2 PI लिखा, क्योंकि अभी आपने देखा कि यहाँ पे आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर है, तो PI प्लस PI इक्वल टू 2 PI हम लिख सकते हैं। जब फर्दर यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हमें PI की वैल्यू मालूम है, यहाँ पे कॉपर लॉस की वैल्यू मालूम है। जैसे ही कॉपर लॉस की वैल्यू हम रखेंगे फाइनली हमारा आ जाएगा 96.2%। 96.2% पे हमारा जो मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारा ट्रांसफार्मर देगा यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि देखिए, इन ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन इज़ क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन। देखिए वोल्टेज जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, फुल लोड माइनस नो लोड अपन फुल लोड। तो इसमें क्या होता है, देखिए हमारा वोल्टेज रेगुलेशन यही होता है कि चेंज इन वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस या कुछ भी कह सकते हैं, फ्रॉम फुल लोड टू नो लोड। फुल लोड से नो लोड से कितना चेंजेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और वोल्टेज रेगुलेशन, और वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ जीरो के लिए पूछ रहा है, तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंडीशन। ये कब हो सकता है, केवल और केवल जब हमारा ट्रांसफार्मर लीडिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट करे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 में सबसे पहले 50 kVA का हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। यहाँ एज दिया हुआ है, फिर से ये दिया हुआ है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, 250 वोल्ट से फिर 500 वोल्ट हो जा रहा है। इसका एफिशिएंसी दिया है 95%। एक्स बराबर हमारा फ्रैक्शन दिया है 1, एज वेल एज हमें ये भी दिया है कि हमारा कॉस्ट फैक्टर क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर जो है 1 है। तो हमें फाइनली हमें ट्रांसफार्मर को फिर से यहाँ पे लिखा है कि इट्स रिकम्फाइंड, इसको रिकनेक्ट किया गया है इन ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इसकी ऑटो ट्रांसफार्मर जब किया गया है तो ये स्टेप अप और हो गया है 500 से क्या है। देखिए सबसे पहले हमारा 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था, 2 वाइंडिंग में 250 से हमारा 500 kV वोल्ट कर रहा था, वोल्ट KVA वोल्ट कर रहा था, फिर है, ठीक है। जब इसको रिकम्बाइन हमने किया ऑटो ट्रांसफार्मर तो 500 वोल्ट से 750 वोल्ट कर लिया। तो यही हमारा समझना है कि इनिशियली इट इज़ इन 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, लेकिन 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में क्या था कि ये 500 वोल्ट 250 वोल्ट को 500 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि I1 वैल्यू हम निकाल लेंगे, I1 हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। और I2 ऐसे निकाल लेंगे, पावर अपन वोल्टेज। I1 I2 की वैल्यू जैसे हमें पता हो गया, हम इफिशिएंसी निकाल लेंगे। इफिशिएंसी के लिए हमें क्या करना है, एस की वैल्यू दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। ट्रांसफार्मर की क्या कह सकते हैं, इफिशिएंसी 95% दिया हुआ है, तो 0.95 यहाँ रखें, इफिशिएंसी हो गया।
फिर से एक्स जो हमारा ट्रांसफार्मर का रेटिंग मतलब 50 दिया ही हुआ है, कॉस्ट फैक्टर की वैल्यू दिया है, यहाँ से हमें लॉसेज निकल गया, लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर 2.6 आ गया। अब नाउ क्या कह रहा है, यहाँ पे ट्विस्ट कह सकते हैं कि नाउ ट्रांसफार्मर इज़ रिक्वायर्ड टू, मतलब क्या हम कह सकते हैं कि इसको ऑटो ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करना है। जब ऑटो ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करेंगे तो I2 की वैल्यू तो उतनी ही रहेगी, I2 की वैल्यू 200 आई है ना, देखो I2 की वैल्यू 200 एम्पियर, ठीक है, I2 की वैल्यू यहाँ पे 200 एम्पियर, एंड हमारा दिया है कि V2 की वैल्यू, यहाँ पे देखो V2 की वैल्यू सेकेंडरी में हमारा ट्रांसफार्मर का वोल्टेज क्या हो जा रहा है जब ऑटो ट्रांसफार्मर 750 वोल्ट हो जा रहा है। तो अब इसका फिगर बनाएंगे तो देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग में हमारा 500 वोल्ट है, स्टार्टिंग में हमारा 500 वोल्ट है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ 500 वोल्ट को 750 वोल्ट बना रहा है, जिसमें कि सबसे पहले हमारा I2 की जो मतलब I2 जो वाइंडिंग में या सेकेंडरी वाइंडिंग हमारा करंट जो फ्लो हो रहा है 200 करंट फ्लो हो रहा है। तो अब केवी रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर हमें पता है, कैसे हम निकालेंगे, V2 इंटू I2, V2 हमें पता है 750 और 200, यानी हमारा मतलब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 kVA आ जाएगा हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग। जब ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग आ गई एज I एंड V आर इक्वल बोथ वाइंडिंग, मतलब दोनों वाइंडिंग में हमारा करंट और वोल्टेज अगर सेम है तो ऑटो ट्रांसफार्मर लॉसेज भी सेम होगा, लॉसेज सेम होगा भाई। जैसे 2 वाइंडिंग में अगर हमारी ट्रांसफार्मर है, अब इसी ट्रांसफार्मर को हम ऑटो ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, जैसे इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अलग होता है लेकिन इसमें एक ही पे होता है, तो हम 2 वाइंडिंग को ऑटो ट्रांसफार्मर बना रहे हैं तो लॉसेज तो सेम होगा, दैट्स क्लियर। अब आगे हम क्या करेंगे कि हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी का भी फार्मूला वही हो जाएगा, मतलब एफिशिएंसी का फार्मूला ये होता है एक्स एस, मतलब एस इंटू ऑटो ट्रांसफार्मर, या ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग हो गया। ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमने 150 kVA निकाल कर रखा है, पावर फैक्टर हम यूनिटी पे ही निकाल रहे हैं। अब जब हमें लॉसेस पता हो गया, हमें रेटिंग पता हो गया, तो फाइनली हमारा पता हो जाएगा कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर जो होगा 98.27% पे ये इसका एफिशिएंसी जो होगा मैक्सिमम होगा। तो हमने 43 भी कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, आई थिंक हाँ, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए ऐसा क्वेश्चन है कि जो कि इसको समझाने के लिए पूरा आपको बैच पढ़ना पड़ेगा, इसमें कौन सा कनेक्शन है, मतलब वाइंडिंग को देख के समझना होता है, तो ये मैं नहीं समझा सकता। आई विल ट्राई कि मैं आपको कभी आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा कि कैसे इसको करते हैं, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को नहीं किया, मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा। इसका बहुत ही मतलब एक ट्रिक होता है कि वाइंडिंग जैसे ये डेल्टा कनेक्टेड है, ये स्टार कनेक्टेड है, ये डेल्टा कनेक्टेड है, इसमें ये मतलब कैपिटल मतलब ये होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग, तो इसको देख के हमें बताना पड़ता है कि इसके बीच में कितना एंगल है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही कह सकते हैं कि हमारा ट्रिकी है, बहुत ही कंसेप्चुअल है। देखिए इसमें 250 मतलब 230 और 115 स्टेप डाउन हमारा क्या कह सकते हैं ट्रांसफार्मर है, जिसके कि केवीए रेटिंग दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा हमें लेबोरेटरी में इसको टेस्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर की नीड होगी, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट पे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें जब भी लेबोरेटरी में हम कोई भी मतलब ट्रांसफार्मर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि टेस्ट ऑन अ शॉर्ट सर्किट एज वेल एज ओपन सर्किट, ठीक है। तो ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ओपन सर्किट जैसे हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, प्राइमरी में तो हम वोल्टेज देते हैं, सेकेंडरी में अगर हमने शॉर्ट किया तो शॉर्ट सर्किट, सेकेंडरी का टर्मिनल ओपन किया तो ओपन सर्किट। जब ओपन सर्किट करते हैं तो आप जानते होंगे कि वोल्टेज की वैल्यू ओपन, जैसे हमारा टर्मिनल ओपन है तो उसमें वोल्टेज की वैल्यू मतलब ज़्यादा होती है, करंट की वैल्यू नहीं होती। जैसे हम शॉर्ट किए, जहाँ भी शॉर्ट होता है, जहाँ भी शॉर्ट कब होगा, जब करंट की वैल्यू जो मैक्सिमम हो जाए, मतलब करंट फ्लो होने लगे और हमारा वोल्टेज कम हो जाए। तो यहाँ से हमें समझना होगा कि जैसे लिखा है हमने कि इन ओपन सर्किट बिकॉज ऑफ मेजर ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ लोड करेंट एक्यूरेटली, हमें स्मॉल नंबर ऑफ लोड करेंट मेजर करना है। तो देखिए ये लो पावर फैक्टर पे, कभी भी हमारा लो पावर फैक्टर होगा जब हम मतलब ओपन सर्किट करेंगे, तो ओपन सर्किट में लो पावर फैक्टर होगा, तो इसमें हम जानते हैं कि हमारा करंट की वैल्यू कम होता है। इन दोनों में करंट की वैल्यू किसका कम है, देखिए करंट की वैल्यू हमारा 5 एम्पियर, तो इसलिए हमने बी ले लिया, 5 एम्पियर करंट की मतलब वैल्यू कम है। अब शॉर्ट सर्किट में हमारा वोल्टेज मतलब करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, वोल्टेज सेम होगा, दोनों में वोल्टेज सेम है, तो यहाँ ट्रिक से ही कर सकते हैं, इसको करना नहीं है। इसमें हमें वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा, मतलब वोल्टेज की वैल्यू कम और करंट की वैल्यू ज़्यादा लेना है। इसमें दोनों में करंट की वैल्यू किसमें ज़्यादा है, वो W3, तो इसलिए हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर W2 एंड W3 आर यूज, W2 यूज इन शॉर्ट सर्किट एंड सॉरी ओपन सर्किट में हमारा यू यूज़ होगा W2 और W3 क्या शॉर्ट सर्किट में यूज़ होगा। तो यहाँ से आपको 45 नंबर का क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या है, देखिए 46 मुझे भी नहीं आया यार। 46 कुछ क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही ट्रिकी होते हैं, जो मैं भी नहीं कर पाता हूँ, तो यू कैन ऑल्सो जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन। अगर आप कर लेते हो विद द हेल्प ऑफ एनी वेयर देन प्लीज़ मुझे भी आप बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ सिंगल फेज 50 हर्ट्ज आयरन कोर ट्रांसफार्मर इन द सर्किट बोथ वर्टिकल आर्म्स ऑफ द क्रॉस आर्म्स, इतना दिया हुआ है, ठीक है।
If the both horizontal arms of the cross section 10 meters 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, if the two winding shown where instead of opposite horizontal, मतलब ये कह रहा है ना कि देखिए यहाँ पे इसके एरिया कुछ और है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल में एरिया कुछ और है, वर्टिकल में एरिया कुछ और है, तो यहाँ पे वाइंडिंग अगर यहाँ ना करके हम मतलब ये वर्टिकली किया, अगर हॉरिजॉन्टली वाइंडिंग कर दे तो मतलब हमारा जो कह सकते हैं कि क्या पूछ रहा है कि अगर ऐसा कर दे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। तो देखिए आप एरिया कुछ भी रहे, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपने एल इक्वल टू आपने पढ़ा होगा कि एन डी फाई बाई डी टी होता है, तो इसमें डी फाई बाई डी टी, तो जो हमारा इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। यही हमने लिखा है कि नॉन ऑफ द पैरामीटर चेंज ड्यू टू द प्लेसिंग ऑफ कॉइल ऑन हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड, मतलब आप इधर कीजिए या इधर कीजिए, मतलब आप प्राइमरी कीजिए सेकेंडरी कीजिए, जो फ्लक्स लिंकेज है जो मतलब कितना होना है उतना होगा ही, क्योंकि वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। तो दिस इज़ हाउ हम कह सकते हैं कि रिमेन सेम, जो हमारा म्यूचुअल फ्लक्स होगा आप वर्टिकल में कीजिए या हॉरिजॉन्टल में वाइंडिंग कीजिए, हमारा फ्लक्स का जो लिंकेज होगा वो सेम होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 48 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 हमारा कह रहा है कि थोड़ा सा नीचे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि अ ट्रांसफार्मर पहले हमारा स्टार में है, फिर डेल्टा में है, सोन इन द एक्साइटेड स्टार, स्टार जो है 4 वायर का है, ये 3 वायर का है, साइनसोडल वोल्टेज सप्लाई रेटेड एज मैग्नीट्यूड ट्रांसफार्मर अंडर नो लोड कंडीशन। तो हमारा ट्रांसफार्मर अंडर नो लोड कंडीशन है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि S1 बोथ S1 एंड S2 ओपन, जो हमारा S1 एंड S2 ओपन है, तो हमारा पूछ रहा है कि इसमें फ्लक्स का वेवफॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो जब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना होगा कि जब हमारा S1 एंड S2 भी ओपन, S1 ओपन मीन्स न्यूट्रल गेट आइसोलेटेड, मतलब S1 ओपन है तो न्यूट्रल इसमें नहीं मिल रहा है हमारा, मतलब न्यूट्रल आइसोलेटेड है, एंड देयरफॉर थर्ड हार्मोनिक देयर इज़ नो थर्ड हार्मोनिक। देखिए थर्ड हार्मोनिक केवल और केवल हमारा डेल्टा में कब मतलब फ्लो होती है, मतलब जब हमारा न्यूट्रल हम वाइंडिंग से मतलब ग्राउंड से कनेक्ट ना करें, तो इसमें न्यूट्रल मतलब क्या होगा, थर्ड हार्मोनिक फ्लो होगा। लेकिन सबसे अच्छा होता है हमारा स्टार कनेक्शन का, कि स्टार कनेक्शन हम क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रल करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसमें थ्री फेज हार्मोनिक से थर्ड हार्मोनिक्स नहीं मतलब रोटेट होगा। लेकिन यहाँ पे हम ओपन किए इसलिए हमारा S1 जो टर्मिनल है, प्लीज़ ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है, S1 टर्मिनल ओपन रहेगा तो इसमें थर्ड हार्मोनिक्स क्या होगा, यहाँ पे लिखा है कि S1 मतलब गेट आइसोलेटेड, तो इसमें थर्ड हार्मोनिक्स, नो थर्ड हार्मोनिक्स इन स्टार। ठीक है, तो आगे हम देखें, आगे डेल्टा में हमेशा थर्ड हार्मोनिक्स क्या करता है, सर्कुलेट करता है। तो हमने लिखा अगर S2 ओपन करेंगे तो नो थर्ड हार्मोनिक्स, मतलब यहाँ पे नो थर्ड हार्मोनिक्स हमने क्या लिखा है, S2 अगर ओपन हो मतलब S2 ओपन होगा तो नो थर्ड हार्मोनिक्स, तो इसलिए अगर मतलब BH कर्व को सेटिस्फाई करने के लिए कोर फ्लक्स नॉन सेनेट्रल, हाँ यार इसमें नो नहीं होगा, यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक्स मतलब जब हम इसको कनेक्ट ही नहीं किया तो इसमें थर्ड हार्मोनिक्स सर्कुलेट करेगा। तो थर्ड हार्मोनिक्स को क्या करना है हमें, BH कर्व को सेटिस्फाई करने के लिए हमें थर्ड हार्मोनिक्स जो ना क्या कर देगा, हमारे जो वेवफॉर्म है उसको क्या कर देगा, उसको नॉन साइनोसोडल बना देगा। हमने बार बार बताया कि हार्मोनिक्स क्या होता है, कि जो हमारा वेवफॉर्म होता है साइनोसोडल ना होकर फ्लैटेड हो जाए, तो उसी को हम हार्मोनिक्स करते हैं। और ये क्यों आता है, ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ हमारा कह सकते हैं सेचुरेशन, कह सकते हैं मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी को ही चेंज कर देते हैं। तो डेल्टा में हमारा हमेशा सर्कुलेटिंग, डेल्टा कनेक्शन हमेशा सर्कुलेटिंग मतलब हमारा हार्मोनिक्स होता है। लेकिन स्टार में जब ग्राउंडेड कर देते हैं तो हार्मोनिक्स जो होता है ग्राउंडेड हो जाता है, जिससे थर्ड हार्मोनिक्स रिमूव हो जाता है। तो अभी देख सकते हैं कि हमारा ग्राउंडेड है ही नहीं, तो इसमें थर्ड हार्मोनिक्स हमारा फ्लो होगा, इसी कारण हमारा फ्लक्स को जो होगा नॉन साइनसोइडल हो जाएगा, और हमारा वेवफॉर्म फ्लैटेड टॉप मतलब फ्लैटेड टॉप्ड विथ थर्ड हार्मोनिक्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हो केवल कंसेप्चुअल। अब क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फिर बोल रहा है कि S2 जो क्लोज है और S1 ओपन है। जब S2 हमारा क्लोज हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि S2 हमारा जब क्लोज हो जाएगा बट S1 इज ओपन, ओनली थर्ड हार्मोनिक्स फ्लो, तो इसमें हमारा केवल और केवल थर्ड हार्मोनिक्स, इसमें मतलब अगर S2 क्लोज होगा तो केवल और केवल थर्ड हार्मोनिक्स फ्लो होगा और कोई हार्मोनिक्स फ्लो नहीं होगा। तो हमारा 49 भी हो गया। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन शायद मैंने भी नहीं किया, हाँ 50 नंबर क्वेश्चन मुझे भी समझ नहीं आया। देखिए तो जस्ट हमने जितना हमें मतलब आया हमने आपको बताया। अगर आपको भी आता है तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, मुझे भी हेल्प कर सकते हो, और जितना मेरे तरफ से हो रहा है मैंने हेल्प किया। थैंक यू।